नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इस वक्त दीपेश बरगले भी पूरे बुलेटिन में मौजूद रहेंगे। खास खबरों पर वो भी नजर बनाए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बड़ी खबर बताएंगे आपको मुरैना से, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। हरीशचंद्र सिकरवार और सोवरन शामिल हो गए हैं। दोनों नेता सगे भाई हैं, समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने सदस्यता ले ली है। केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी में दोनों भाई शामिल हो चुके हैं। सपा और बसपा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुरैना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त दुष्यंत सिकरवार जुड़े हैं मुरैना से। दुष्यंत, क्या जानकारी मिल पा रही है? सपा और बसपा नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कितना फायदा होगा बीजेपी को इससे? दीपेश, बिल्कुल अभी चुनाव लगभग आने को है और मतदान की तारीख भी 3 तारीख है, लगभग आने को है। और उसके अभी भी दल बदलू का जो खेल है वो जारी है, सियासी खेल। और आज जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुमावली विधानसभा के गांव गलेथा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए, तो वहां जो 2018 में हरीशचंद्र सिकरवार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 6000 के करीब उनके वोट भी आए थे, वो अपने भाई बीएसपी नेता सोवरन सिंह सिकरवार के साथ और उनके समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। हाँ, ये अगर दोनों ही कांग्रेस और भाजपा की दोनों ही पार्टियों के लिए देखा जाए तो कांग्रेस के लिए वही नुकसान कर देने वाली खबर है, तो वही भाजपा के लिए ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि जो उस क्षेत्र का सुमावली क्षेत्र का जो बिल्कुल तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है और बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है ये अच्छी खबर है, क्योंकि मुरैना में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वर्चस्व, एक वजूद है। और इस लिहाज से अगर दोनों भाई बीजेपी में गए हैं तो जाहिर सी बात है जो वोट बैंक इनका होगा वो बीजेपी में शिफ्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा और बसपा नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो दल बदल का सिलसिला है वो लगातार जारी है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर दल बदल का जो दस्तूर है वो फिलहाल चल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने दोनों भाई ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। और खबरों के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। जिस तरह से इस कोरोना काल में चुनाव की तैयारियां परिवर्तित नजर आ रही हैं, ठीक वैसे ही प्रचार के तरीके भी अब नए नए दिखाई दे रहे हैं। इस कोरोना काल में चुनावी रंग और ज्यादा चढ़ता हुआ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हर नेता एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने में जुटा हुआ है, लेकिन इस बार कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शुमार कंप्यूटर बाबा अपनी मंडली के साथ बिकाऊ नेताओं पर भजन तैयार कर जगह जगह गाकर कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। जनता जानती है कि कौन बिकाऊ है, कौन टिकाऊ है। जनता जानती है कि किन लोगों ने जनता के वादे निभाने के लिए सरकार को ठोकर मारी। वो कांग्रेस के विधायक जो जनता के बीच गए थे किसान के कर्जे माफ़ी के वादे को लेकर, और जब किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो उन्होंने विधायकी छोड़ी। जब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी विधायकी छोड़ी। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि उनमें यदि इतनी चरित्र है या इतनी नैतिकता है, एक पंच इस्तीफा नहीं दे सकता। मैं तो उन कांग्रेस के विधायक जो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे पर कांग्रेस की सरकार की वादा खिलाफी के कारण विधायकी के पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्हें साधुवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वो बिकाऊ नहीं है बल्कि वही टिकाऊ रहेंगे और वो कांग्रेस के गद्दारों को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। देखो, जब अत्याचार चरम पर हो और विनाश वाला नीति हो और सरकार जब जनता का दमन करने लग जाए, पुलिस दमन करने लग जाए, बहन बेटी पे अत्याचार बढ़ जाए, अपहरण माफिया, शराब माफिया सक्रिय हो जाए, लोगों की जाने जाने लग जाए, तो उस समय संतों को मैदान संभालना पड़ता है और संतों को सामने आकर
जनता के सामने वास्तविकता रखना पड़ती है। और हम तो खुला कह रहे हैं कि ये चुनाव साधु और शैतान का चुनाव है। जिस प्रकार से एक साधु को दो शैतानों ने मिलकर सरकार गिरा दी गई, तो ये तो साधु और शैतान का चुनाव है। तो साधुओं को, जो असली साधु है, उनको तो आना ही पड़ेगा एक साधु के लिए मैदान में। तो चुनाव में धार्मिक तड़का लगना स्वाभाविक है और यही लगता हुआ नजर भी आ रहा है। हम बात मुरैना की कर रहे हैं। यहां पर भी प्रचार के दौरान कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला है, जहां छत्तीसगढ़ से विधायक यहां पहुंचे प्रचार करने और फिर वे भी यहां पर कीर्तन करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, मुरैना में उपचुनाव के रण में नेता वोटरों को लुभाने के लिए किस तरह के अंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुमावली विधानसभा में प्रभारी छत्तीसगढ़ के विधायक विकास उपाध्याय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान वो भजन कीर्तन कर लोगों से मतदान करने के लिए अपील करते हुए नजर आए हैं। जिस विधानसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, उस विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ कल शनिवार का दिन था, सुंदरकांड गांव में चल रहा था और उसमें भागीदारी लेने का अवसर मिला। शनिवार का दिन था, हनुमान जी का दिन है और हम सब मिलकर उस सुंदरकांड का हिस्सा बने। भगवान का आशीर्वाद हम लोगों ने भी लिया और सबको सद्बुद्धि भगवान दे, इसकी भी प्रार्थना हम लोगों ने की। और चलिए एक बार फिर आपको ब्रेकिंग स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो जारी होने जा रहा है। बीजेपी भी संकल्प पत्र जारी करेगी। 28 सीटों को लेकर संकल्प पत्र तैयार हो चुका है। किसान बेरोजगारों पर संकल्प पत्र फोकस है। किसान कल्याण निधि बढ़ सकती है, 6000 हो सकती है कल्याण निधि। केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर 10,000 देने का प्रावधान है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इसे बढ़ाकर 12 से 14,000 करने का ऐलान कर सकती है। सरकारी भर्तियों का भी ऐलान होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर बीजेपी का संकल्प पत्र आधारित होगा। तो जहां कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है, वहीं अब बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। जल्द ही यह संकल्प पत्र जारी हो जाएगा। और खबरों के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल कमरुद्दीन, जिस तरह से आप संकल्प पत्र का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी जहां उसकी तैयारी में लगी है तो वहीं धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो वे बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा काजरेकर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। उस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की लकीर खींची तो कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार की लकीर खींचने का काम किया है। हमारे बीच में आशा थी, एक अभिलाषा थी कि एक विकासशील सरकार बनाएंगे, एक प्रगतिशील सरकार बनाएंगे। लेकिन 15 महीनों की सरकार विकास और प्रगति की लकीर तो छोड़ दो, लकीर तो खींची कमलनाथ और क्या जोड़ी है, वाह रे वाह। राजनीति में नहीं, फिल्मी जगत में होनी चाहिए इस जोड़ी। एक है छोटे भाई, सही है कि नहीं? और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। मौजूद है हमारे सहयोगी कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, अब बात करेंगे इंदौर के सांवेर सीट की, जहां पर जगन मोहन वर्मा मान गए हैं। काफी मान मनोबल के बाद वो मान चुके हैं। सांवेर में बीजेपी इस तरह से डैमेज कंट्रोल कर रही है। बीजेपी ने जगमोहन वर्मा को मना लिया है। रमेश मेंदोला ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।
फिर पार्टी में शामिल हो गए हैं जगमोहन वर्मा। आपको याद दिला दें कि उन्होंने शिवसेना पार्टी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया था सांवेर सीट पर, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सोमवार को नामांकन वापस लेंगे। शिवसेना की ओर से दहाड़ रहे थे, लेकिन अब फिर से वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जगमोहन वर्मा। तो सांवेर में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। क्योंकि डैमेज कंट्रोल इसलिए क्योंकि जगमोहन वर्मा, जिन्होंने शिवसेना का दामन इसलिए थामा था, उन्हें टिकट नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने शिवसेना का दामन थामकर यहां से नामांकन दाखिल कर दिया था। सांवेर से आपको बता दें, तुलसी सिलावट पहले से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ऐसे में उनका नामांकन दाखिल करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनको मनाया गया। रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और अब जगमोहन वर्मा मान गए हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कल अपना जो नामांकन है वो वापस ले लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां पर सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन चल रहा है। जो चल रहा था, हालांकि खबर यह मिल रही है कि अब खत्म हो चुका है आमरण अनशन उनका। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने खिचड़ी खिलाकर अनशन तुड़वा दिया है, अनशन खत्म करवा दिया है। 5 दिनों से उनका यह अनशन चल रहा था। राज्यपाल से आश्वासन मिलने के बाद अनशन समाप्त कर दिया है सांसद ने। सांसद विजय बघेल का जो अनशन चल रहा था पिछले 5 दिनों से, आखिरकार वो खत्म हो चुका है। 5 दिनों से जारी अनशन खत्म हो चुका है। रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। खिचड़ी खिलाकर उनका आमरण अनशन तुड़वा दिया है। और आपको बता दें, हालांकि राज्यपाल से भी काफी आश्वासन मिला है, उसके बाद वो मान चुके हैं और जो अनशन चल रहा था उनका पिछले 5 दिनों से, अब वो टूट चुका है। तो सांसद विजय बघेल का अनशन अब खत्म हो चुका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दुर्ग से ये बड़ी खबर है। सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन खत्म हो चुका है और इसमें बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी निभाई है डॉक्टर रमन सिंह ने। हालांकि राजभवन ने भी आश्वासन दिया, राजभवन की तरफ से भी आश्वासन मिला, उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ने में ही भलाई समझी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मिथिलेश जुड़े हैं दुर्ग से। मिथिलेश, सांसद विजय बघेल का 5 दिनों से चल रहा आमरण अनशन आज टूट गया, क्या मांगे थी इनकी? देखिए कमरुद्दीन, लगातार ये 5 दिनों से अपना आंदोलन जारी रखे हुए थे। इनकी एक सूत्री ही मांग थी कि जिस तरह से उनके जो कार्यकर्ता थे, 3 कार्यकर्ताओं को जेल में दाखिल किया गया है, उन पर झूठी धाराएं लगाकर उन पर लूट का आरोप लगाया गया था, उन पर निशर्त रिहाई की मांग कर रहे थे। लगातार 5 दिनों तक इनका आमरण अनशन चलता रहा। आज 5वें दिन जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मंत्री और अन्य लोग भी जो आए हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री सहित पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद में उन्होंने समझाई थी और ये कहा कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और राज्यपाल ने ये कहा है कि 3 दिनों के भीतर गृह विभाग से सारी फाइल मंगाकर उसकी जांच की जाएगी। तो इस आश्वासन की जानकारी जो उन्होंने विजय बघेल को दी, उसके बाद में आज इनका आमरण अनशन टूट गया है। लेकिन विजय बघेल ने स्पष्ट किया है कि ये लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी तब तक ये जारी रहेगी। और जिस तरह से रावण दहन का जो विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, शक्ति की भक्ति की जाती है और उसके बाद में रावण का अंत किया जाता है, उसी तरह से तो क्या सांसद विजय बघेल ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको जेल में ठूसा गया? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, उनका यही आरोप था कि जब वो आंदोलन में वो स्वयं शामिल थे, उसके बावजूद उन पे कोई लूट की धारा नहीं लगाई गई, बल्कि उनके 11 कार्यकर्ताओं के खिलाफ में लूट की धारा लगाकर उनको गलत तरीके से जेल में दाखिल कर दिया गया था। और यही वजह थी कि वो आमरण अनशन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उनको भी, यदि वो आंदोलन में खुद भी शामिल थे तो निस्संदेह उनको भी लूट की धारा लगाना था और उनको क्यों छोड़ दिया गया। चलिए तो कुल मिलाकर मिथिलेश कहा जा सकता है कि जो उनकी डिमांड थी, एक सूत्री मांग थी, आप बता रहे हैं कि जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके चाहने वाले थे, उनको जिस तरीके से जेल में डाला गया वो अवैध है, वो कह रहे थे। हालांकि अब जो उनकी डिमांड थी वो कहीं ना कहीं मान ली गई है, क्योंकि राजभवन ने भी आश्वासन दे दिया है। इस तरह से विजय बघेल का अनशन अब खत्म हो चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल खंडवा के मूंदी से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक किसान की सभा के दौरान मौत हो गई। जहां पर यह सभा चल रही थी, उस सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे और अचानक इस किसान की वहां पर मौत हो गई। कुर्सी पर बैठे बैठे इस किसान की मौत को ना बताया जा रहा है। तत्काल किसान को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने किसान को हार्ट अटैक की वजह से मृत घोषित कर दिया।
सिंधिया को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने तत्काल मंच पर आकर किसान को मौन श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी मौजूद रहे। और चलिए एक बार फिर आपको ब्रेकिंग स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। है खरगोन से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। युवक और महिला की हत्या कर दी गई। यहां पर ऊन थाना क्षेत्र के दसंगा की यह घटना है। महिला के पति ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से, जहां पर युवक और महिला की हत्या कर दी गई है। ऊन थाना क्षेत्र के दसंगा की यह घटना है। महिला के पति ने ही वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि इसमें प्रेम प्रसंग की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और खबरों के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल कमरुद्दीन, दरअसल आजकल कोविड सेंटर और वहां पर हो रहे वीडियोस जो हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं। वहां पर जो हरकतें हो रही हैं वो अपने आप में सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा कि मामला बालाघाट के कोविड सेंटर का देखने को मिला है, जहां पर शराब पार्टी चल रही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो रायपुरी कोविड सेंटर का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में सीएमएचओ ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और अन्य लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो मामला है जो भी है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और बड़ी शर्मनाक बात है जो वहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है। और हम लोगों ने देख करके उसमें जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे 4, उनको तो सस्पेंड कर दिया है। और जो ठेकेदार के कर्मचारी थे उनको ठेकेदार को नोटिस अभी दिया है कि उनको तत्काल सेवा से पृथक करें। और इसके अलावा एक कर्मचारी और आयुष विभाग का है, तो इसमें हम आयुष विभाग के अधिकारी को भी लेटर लिख रहे हैं कि इनको भी। उज्जैन में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर रिश्वत के मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई देखने को मिली है। उन पर गाजगिरी है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल उज्जैन के बड़नगर थाना प्रभारी और एसआई पर रिश्वत लेने के मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। इन दोनों की एक फरियादी से 35,000 रिश्वत की मांग का ऑडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई देखने को मिली है। बड़नगर में थाना प्रभारी अर्चना नागर द्वारा मेरे से 15,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये के लिए और मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है और मुझे प्रताड़ित कर दिया है। मेरे को शारीरिक मानसिक से मुझे बहुत ज़्यादा कर दिया परेशान। और मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे को 6,000 रुपये की नौकरी करता हूँ मैं, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? किस बात के लिए पैसे मांगूं? पैसे सिर्फ गाड़ी मंगाने के। मेरी ही गाड़ी, रजिस्ट्रेशन मेरा और आरसी कार्ड मेरा, सब कुछ मेरा। मैंने उनसे सिर्फ बोला कि मैडम इस पर कार्रवाई करो, ये मेरी गाड़ी लेके गया है और मेरी इस गाड़ी के ना तो पैसे दे रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा है, इसको गाड़ी बुलवा लीजिए। तो मैडम ने बोला गाड़ी तो बुलवा ली, लेकिन गाड़ी बुलवाने के बोलते पैसे दो तो गाड़ी ले जाओ अब यहाँ से। हाँ है, मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है मैडम की और उप निरीक्षक की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इस मैडम को बर्खास्त किया जाए, मेरा यही और मेरे 15,000 रुपये मुझे वापस देने। जस्ट अभी मुझे 1 घंटे पहले बड़नगर थाना प्रभारी अर्चना नागर का एक ऑडियो संज्ञान में आया है। उस ऑडियो को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। अभी आधे घंटे पहले मेरे संज्ञान में आने के जस्ट बाद मैंने थाना प्रभारी, वहाँ के एएसआई 2 को मैंने लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही एडिशनल एसपी एसडीओपी जो बड़नगर हैं उनको मैंने पूरे प्रकरण की जांच करने का जिम्मा दिया है, ताकि जांच कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ताकि चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात इंदौर की करते हैं, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन इनका देखने को मिला। कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए इन कार्यकर्ताओं ने, इन छात्रों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध इन छात्रों के द्वारा किया जा रहा था। छात्र नेताओं का मानना है कि राजभवन के नए फैसले से डाटा हैक होने का खतरा है। आपको बता दें कि राजभवन ने इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र, प्रोफेसर और स्टाफ का डेटा एक ही जगह रखने के आदेश जारी किए हैं। राजभवन के इस फैसले का प्रदेश में कई जगहों पर छात्र विरोध कर रहे हैं।
और चलिए अन्य खबरों के लिए एक बार फिर रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। हमारे सहयोगी कमरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में हालात ठीक नहीं है। इस हिसाब से वहां के बीजेपी के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन संविधान के हिसाब से काम करना होता है। गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, इसको देखकर निर्णय होता है। साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है, गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है। तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है? मांग करना गलत नहीं है जी, पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पे प्रेसिडेंट? मैंने ऐसा नहीं कहा जी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां नौकरशाही का अपराधियों के साथ गठबंधन बहुत खतरनाक है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना है तो राष्ट्रपति शासन जरूरी है। जो सोच रही है वो बिल्कुल सही है, पर मैं समझता हूँ गवर्नर ने भी अनेक बार पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चिंता व्यक्त की है, और जिस प्रकार हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार हत्या को आत्महत्या में बदला जा रहा है, जिस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हुआ, वहाँ तक तो ठीक है, पर नौकरशाही का अपराधियों से जो गठबंधन है वो बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि यदि निष्पक्ष चुनाव इस प्रदेश में करवाना है तो राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजॉन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale. Live now. Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale. Live now. तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। साथ ही साथ हमारे सहयोगी दीपेश बरगले न्यूज रूम से आपको लगातार खबरें पहुंचा रहे थे। दीपेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।